श्रृंगार करूं, खामोश ये तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा री, हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं। नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। दोस्तों अपनी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, आप देख सकते हैं इस बुक का है चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का विश्व नहीं है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो बुक थी, उसमें भी था दोस्तों विश्व जनसंख्या वितरण वाला, लेकिन इस बुक में भी दे रखा है ये भारत से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, देख सकते हैं। पहला है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा पॉइंट में, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या की परिभाषा लिखनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है, भारत में जनगणना तथा जनसंख्या की दृष्टि से स्थान बताना है। चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले परिभाषा जनसंख्या, जनसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं दोस्तों जनसंख्या। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने जनसंख्या की, तो कहते किसे है जनसंख्या। अगर जनसंख्या के संधि विच्छेद करें तो ये ऐसे होता है जन प्लस संख्या, ऐसे होता है जनसंख्या यानी जन प्लस संख्या, यानी जन मीन्स क्या होता है, जन मीन्स होता है लोग ही तो होता है, जनता हम कह सकते हैं। संख्या मीन्स संख्या, यानी जो लोगों की संख्या है, लोगों की जो संख्या है वही क्या है, जनसंख्या है। लेकिन इसे परिभाषा के रूप में किस प्रकार से सेट करेंगे, तो परिभाषा आप लिखेंगे कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसके किसी भी भूभाग पर, कोई भी भूभाग होता है, ये भी क्षेत्र, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी भूभाग पर एक निश्चित, यहां पर एक शब्द आएगा निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ओके, ये परिभाषा आप याद कर लेना। तो ये जनसंख्या की परिभाषा हो गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ये पूछा इंपोर्टेंट। तो आपको याद रखना है 2001 की जब जनगणना हुई, ठीक है, तो इसमें भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 102.07 करोड़। ठीक है, 102.07 करोड़ जो है वो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ आपको याद रखना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ठीक है, ये हो गया याद। चलो इसके बाद देखो, भारत में जनगणना तथा जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, कहने का मतलब है कि भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है। तो याद रखना भारत में जो जनगणना है, भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। कितने वर्ष के अंतराल में होती है, 10 वर्ष के अंतराल में होती है भारत में जनगणना। ठीक है, और अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, भारत की पहली जनगणना, तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी। इसके बाद में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात करें, संपूर्ण जनगणना हुई थी दोस्तों 1881 में। कब हुई थी, संपूर्ण जनगणना की बात करें तो वो 1881 में हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं 10 के आधार पर भारत की जनगणना कब हुई थी, 1881 में। भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो क्या पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से स्थान। अब देखो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, वो भी भारत को। दोस्तों अपनी बुक में आपको पता होगा, अब जो नई बुक आई है उसमें भी आप देख सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा था, लेकिन दोस्तों अब पहला स्थान है। वैसे ऑप्शन के अनुसार आपको करना है, अगर ऑप्शन में चीन दे रखा, आपको भारत ही करना है दोस्तों, बिल्कुल मान के चलना है, भारत ही करना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान पहला स्थान है दोस्तों, और दूसरा हो गया है चीन का। पहले किसका था, पहला चीन का था, अब किसका है, भारत का है। तो ये आप याद रख लेना दोस्तों।
ठीक है, पहले हम करते थे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा था, लेकिन अब दूसरा नहीं है, भारत का स्थान पहला है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखे कि जनसंख्या किसे कहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी क्या है, और भारत में जनगणना जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, ये प्रमुख हमने क्वेश्चन देखे। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, बताओ। फोन लेर देख रहे हो लेकिन समझ में आई कि नहीं आई, एक बार मुझे कमेंट करो फटाफट दोस्तों। आ रही ना सबके बात समझ में, कौन नहीं आई? अब देखो दोस्तों, नहीं आई तो सब परीक्षा में आवेलो याद। अगर बात समझ में कौन नहीं आई तो परीक्षा में था का नंबर ही जावेला दोस्तों, ये वजह देख लो अच्छी तरीके। ठीक है, दोनों काने खोल देखो दोस्तों अच्छे से। अब देखो मैं वापस बोलता हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। फिर हमने देखा था कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.07 करोड़। फिर याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। फिर आपको याद रखना है कि भारत की जनसंख्या में स्थान, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। किसका? दूसरा स्थान चीन का है, यह भी याद रखना। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? परिभाषा लिखेंगे कि तो पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में, कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 किलोमीटर में यानी कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिएगा, बिल्कुल जनसंख्या घनत्व, तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो जनसंख्या घनत्व का सूत्र आपको याद रखना है, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का सूत्र आपको लिखना है दोस्तों, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये किसका सूत्र है दोस्तों? तो ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। याद रखना कुल जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अगर हम किसी भी देश की कुल जनसंख्या में उस देश के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा? जनसंख्या घनत्व। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, याद रखना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। और कितना है बिहार? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए। तीसरा देखो, जनसंख्या संगठन की परिभाषा लिखिएगा। जनसंख्या संगठन, देखो जनसंख्या संगठन की परिभाषा आप लिखेंगे कि जो जनसंख्या संगठन है ये जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। किसी भी देश की जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। किस प्रकार कि जैसे उस देश की जनसंख्या की आयु क्या है, या उस देश की प्रमुख साक्षरता किस प्रकार है, ठीक है, उस देश की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से, स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार हैं, वहाँ का व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है, ये सब कौन दर्शाता है? तो ये जनसंख्या संगठन ही दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, तो जनसंख्या में आयु, लिंग, व्यवसाय आदि का आधार पर इसमें वर्णन किया जाता है दोस्तों। ये आपको याद लिखना है। ठीक है, आयु, लिंग, इसके अलावा साक्षरता, जनसंख्या की आयु होगी, स्वास्थ्य दशा होगी, सब किसमें अध्ययन किया जाता है? इसी जनसंख्या संगठन में अध्ययन किया जाता है। अब निम्न को स्पष्ट करना है। एक तो दे रखा है मुख्य श्रमिक, एक है सीमांत श्रमिक, एक है अश्रमिक। देखो दोस्तों, मुख्य श्रमिक किसे कहेंगे? मुख्य श्रमिक ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में यानी एक साल में कम से कम 183 दिन 183, यानी कि कहने का मतलब है कि जो 6 महीने काम करते हैं वो कहलाते हैं मुख्य श्रमिक। जो एक वर्ष में 6 महीने काम करते हैं वो मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन काम करते हैं वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं।
और जो कुछ भी श्रम नहीं करते हैं वो अश्रमिक कहलाते हैं। तो ये तीनों की परिभाषा याद हो गई, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक एवं प्रमुख प्रावस्थाओं का उल्लेख कीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखना। देखो, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक और प्रावस्था लिखनी है। तो जनसंख्या परिवर्तन के आपको सबसे पहले पता होगा घटक। घटक में बात करें तो जैसे जन्म दर हो गया, ठीक है, जन्म दर है, इसके अलावा मृत्यु दर है, इसके अलावा प्रवास है, ये प्रवास, ये क्या है, यही तो है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक। जन्म दर वैसे दो घटक है, एक तो प्राकृतिक घटक जिसे हम नेचुरल घटक कह सकते हैं, एक है अभिप्रेरित जिसे हम इंडस्ट घटक। तो जन्म यानी नेचुरल और इंडस्ट, नेचुरल के अंदर दोस्तों ये प्रमुख जन्म दर और मृत्यु दर शामिल है, और इंडस्ट के अंदर जो है प्रवास को शामिल किया गया है। तो दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास, ये जनसंख्या वृद्धि के क्या है, प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं अच्छे से। हाँ, जन्म दर की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो लिख सकते हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं, तो प्रति 1001 बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या जो है वो जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर प्रति 1000 पुरुषों पर मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक और प्रावस्था। अब प्रावस्था देखो, ये जनसंख्या के संबंधी प्रमुख प्रावस्था आपको याद रखनी दोस्तों। आ रही ना बात समझ में, आ रही ना थोड़ा बात समझ में, चलो ठीक है। जनसंख्या के प्रमुख प्रावस्था, देखो दोस्तों प्रावस्था। अब जनसंख्या से संबंधित प्रमुख प्रावस्था ये है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रावस्था नंबर क। ठीक है, प्रावस्था क अपने इस बुक में यानी भारत लोग और अर्थव्यवस्था में 4 प्रावस्था बताई गई है जनसंख्या को लेकर, जिसमें प्रावस्था के की अवधि है 1901 से लगाकर 1921 तक की अवधि। इसमें यह बताया जाता है कि इस प्रावस्था में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों का जन्म होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग मरते भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रावस्था के अंदर क्या था, जन्म दर जो है वो उच्च था। कहने का मतलब है कि जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। जन्मने वाले बच्चों की संख्या भी ज्यादा थी तो मरने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा थी। तो यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रावस्था के हैं ये किस प्रकार की प्रावस्था है, स्थिर प्रावस्था। ठीक है, स्थिर प्रावस्था। कहने का मतलब स्थिर प्रावस्था, जनसंख्या के शून्य परिवर्तन को ही जनसंख्या स्थिरता कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्थिर प्रावस्था थी ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके पीछे रीजन क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जन्म होता, ज्यादा लोग क्यों मरते, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन हो सकता है कि यानी कि अपने स्वास्थ्य की सही ढंग से देखभाल ना करना, यानी ज्यादा इसमें अशिक्षित लोग थे, निरक्षर पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इस वजह से। ठीक है, इसलिए तो जनसंख्या बढ़ रही थी, वृद्धि हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे थे। तो ये प्रावस्था के है। फिर आती है दोस्तों प्रावस्था नंबर ख। देखो दोस्तों प्रावस्था ख। अब प्रावस्था ख की यदि मैं बात करता हूं तो ये 1921 से 1951 के बीच की अवधि है। 1921 से 1951 में धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जाता है, धीरे धीरे लोग जो है वो समझते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, साक्षर भी होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रावस्था ख में, इसमें जन्म दर तो उच्च बना रहता है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, जन्म दर जो है, जन्म दर तो रहता है उच्च और मृत्यु दर जो है वो हो जाता है निम्न, मृत्यु दर हो जाता है निम्न। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं प्रावस्था ख में। फिर क्या होता है, प्रावस्था ग आती है दोस्तों, प्रावस्था ग। इसमें क्या होता है, इस प्रावस्था में ये हम कह सकते हैं 1951 से 1981 के बीच की अवधि, ये प्रावस्था ग। इसे हम जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जानते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रावस्था को जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है, तो प्रावस्था ग को, क्योंकि दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें जन्म होता है, यानी जन्म दर इसमें उच्च बना रहता है। और जो प्रमुख बाहरी देश से थे, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग जो है भारत में प्रवास करने लगे, भारत में आने लगे, बसने लगे। तो इस तरीके से भारत की जनसंख्या तो ऊपर उठने लगी दोस्तों। ठीक है, तो जनसंख्या में विस्फोट होने लग गया दोस्तों। तो किस प्रावस्था को जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है, तो प्रावस्था ग को, ये भी आप याद रखें। फिर आती है आपके सामने प्रावस्था नंबर ग। ठीक है, प्रावस्था ग। फिर सरकार क्यों यार यह काम ने चले, वास्तव में जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या हाल हो अपनो। तो फिर सरकार क्यों परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाओ, जल्दी जल्दी परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाओ और लड़कियों की विवाह की
और परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना सल्लू की ओर। ठीक है, तो ये वजह ये प्रमुख 4 प्रावस्था है, ये अपनाना अच्छे याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं ज्योग्राफी की तो प्राइस 50 रुपए है। 50 रुपए में पूरी नोट्स बुक आपको मिल जाएगी भूगोल की। ठीक है, यानी सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड 2 बुक है ज्योग्राफी के अंदर, दोनों बुकों की प्राइस 50, यानी कहने का मतलब 50 रुपए में आपको दोनों बुक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।